स्वागत है। आज हमारे साथ हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शैलेश नारनवरी जी हमारे साथ हैं। शैलेश जी, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हम शैलेश जी से जानना चाहेंगे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब का बचपन कैसे गुजरा। सर्वप्रथम 1-to-1 स्कूप यूट्यूब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है और महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में दो शब्द कहने का अवसर दिया है। तो उनका जो बचपना जो रहा है बाबा साहब का, हालांकि बचपना व्यक्त करना बहुत कठिन है उनका कि उन्होंने क्या अनुभव किया होगा उस समय जब वो पढ़ाई करते थे, प्राइमरी स्टडीज करते थे। उस समय का जो समय दौर था वो बहुत कठिन था, बहुत विपरीत था, बहुत विषमता से भरा हुआ था। कोई सिचुएशन फेवरेबल नहीं थी। सामाजिक जो एक वातावरण था वो फेवरेबल नहीं था। एक प्रकार से एक बहुत बड़ी क्रांति का सूर्य हमारे बीच में उस समय पैदा हुआ जब बाबा साहब ने अपने बचपने में एजुकेशन को अपना हथियार बनाया और एजुकेशन के माध्यम से ही जो है वो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। एजुकेशन के माध्यम से ही जो है वो ये समझ पाए कि इस देश में क्या चल रहा है। हजारों सालों की जो विषमता थी, गुलामी थी, जो वर्ण आश्रम था, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो है हजारों सालों से चल रहा था। तो ये न्यायिक व्यवस्था नहीं थी, ये ह्यूमैनिस्टिक ग्राउंड पर व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा साहब को ये रियलाइज हुआ कि अगर ये गुलामी, शोषण जो हजारों सालों से इस देश में चल रहा है, अगर इससे मुक्ति मिलानी है तो एक ही वेपन, एक ही हथियार जो है उनके काम आ सकता है और वो था एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से ही जो है वो आगे बढ़े। तो उन्होंने प्राइमरी स्टेज पर इतना दुखमय जीवन बिताया, इतना संघर्ष किया, इतनी परेशानियों से जो है वो गुजरे, लेकिन फिर भी उनका दृढ़ निश्चय वो अटल था। He was so firmly determined कि नहीं, उनको अपना तो जीवन प्रकाशित करना ही है, लेकिन अपने भीतर जो प्रकाश होगा उससे अपने बांधवों के लिए जो है प्रकाश देना है, उनको मुक्त करना है। ये जो सामाजिक और ये बहुत बड़ी गुलामी जो चल रही थी इस देश में हजारों सालों से, उनसे उनको मुक्त करना है। ये बहुत बड़ा लक्ष्य जो है उनके हृदय में था, उनके मन में था। इसलिए उन्होंने अपने बचपने में एजुकेशन को हथियार बना के एजुकेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया, चाहे वो कितनी भी बाधाएं उनको फेस करना पड़े। वो पहले ऐसे दलित थे, कहना चाहिए कि उन्होंने मैट्रिक पास किया। वो हाईली इमेजिनेशन के बियॉन्ड था उस समय। जैसा कि अभी आपने कहा कि बाबा साहब ने उस समय शिक्षा का महत्व जाना था, तो उन्होंने आगे में जो शिक्षा लेने के लिए संघर्ष किया और उन्होंने किस किस क्षेत्र में उन्होंने शिक्षा हासिल की, थोड़ा उस बारे में बताइए। बाबा साहब सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन तक नहीं रुके, क्योंकि उनको मालूम था कि ये एक प्रिलिमिनरी स्टेज है और जब तक कि वो हायर स्टडीज में जाएंगे नहीं, जब तक कि वो इस जगत को समझेंगे नहीं, जब तक कि वो इस वर्ल्ड में हायर एजुकेशन क्या है, जब तक उसको समझेंगे नहीं, तब तक के वो अपने बांधवों को मुक्त नहीं कर सकते, ये वो जानते थे। तो इसलिए हायर स्टडीज के लिए उनको शाहू महाराज जी ने जो है पहले स्कॉलरशिप दी, तब उनके माध्यम से जो है वो फॉरेन में गए, इंग्लैंड गए, उसके बाद में अमेरिका गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो जो एजुकेशन उन्होंने लिया, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर उनकी डिग्रीज, डिप्लोमास अगर आप पढ़ेंगे कि इतना एजुकेशन उन्होंने लिया। लॉ में तो उन्होंने जो है बार एट लॉ कर लिया, वो बैरिस्टर बने, वो पीएचडी लिए। इकोनॉमिक्स में उन्होंने जो है पीएचडी किए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, ऐसा कोई भी ऐसा विषय नहीं होगा जो आज के वर्ल्ड के लेवल पर रेलिवेंट जो है विषय है और इस देश के लिए जो रेलेवेंट विषय है, वो सारे विषय लेकर जो है उन्होंने बहुत सारे डिग्रीज उन्होंने हासिल किए और ये प्रूव करे कि शिक्षा जो है वो सभी का अधिकार है, एजुकेशन सभी का अधिकार है और कोई भी जो है अगर एजुकेशन का सहारा लेता है तो वो इस
देश का भी कल्याण कर सकता है, इस जगत का भी कल्याण कर सकता है। तो उन्होंने हायर स्टडीज में भी बहुत संघर्ष किया। उनका संघर्ष जो है हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जो उन्होंने अनुभव किया, वहां पर भी जो डिस्क्रिमिनेशन अनुभव किया, फॉरेन के स्टूडेंट्स के साथ में भी वो रहते थे, लाइब्रेरी में पढ़ते थे, वहां पर भी जो है उन्होंने जो अनुभव किया, तो कुछ अंशों में जीवन भर भेदभाव उनके साथ में चलता ही रहा, डिस्क्रिमिनेशन चलता ही रहा। तो जिस समय बाबा साहब ने ये सब अनुभव किया, उनके साथ में भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लोग जो है उनसे जिलेसी रखते हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, तब जो है बाबा साहब अपने आप में बहुत दृढ़ता से संकल्प करते हुए कि नहीं, मैं जो हूँ आगे बढ़ के रहूंगा, अपने समाज के बांधवों को मुक्ति दिला के रहूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। बाबा साहब को कोई नहीं रोक सका, क्योंकि आप तूफान को रोक नहीं सकते। अगर आप तूफान है, आपके भीतर तूफान जैसी चेतना है और प्रखर माइंड है, आप ब्रिलियंट हो, टैलेंटेड हो, जीनियस हो, आपको कोई नहीं रोक सकता इस जगत में। बाबा साहब को कोई नहीं रोक सका। उन्होंने हायर स्टडीज जो है ली, और हायर स्टडीज लेने के बाद में वो अपने तक, स्वार्थ तक जो है नहीं रहे सीमित। वो चाहते थे तो करोड़पति अरबपति बन सकते थे, वो चाहते थे तो अपने लिए महल बना सकते थे, संपत्ति, धन संपदा, इसमें ऐशो आराम में रह सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने भीतर जो सपना रखा वो खुद के कल्याण का नहीं रखा, अपने बांधवों के, अपने समाज के लोगों के कल्याण का जो है सपना रखा, कि जो दलित बांधव जो हजारों सालों से शोषित है, जिनका शोषण किया जा रहा है, जिनको गुलाम जैसा रखा जा रहा है, पशु से भी जो है भयंकर तरीके से एक बदतर स्थिति में रखा जा रहा है, कि एक गाय जिन्हें गौ माता कहते हैं उनकी पूजा तो करेंगे, लेकिन एक शूद्र को जो है घृणा करते थे, हकाल देते थे। तो ये इस तरह से जो भेदभाव उन्होंने देखा कि मानव को एक मानवता का सम्मान मिलना चाहिए, ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई शूद्र नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, ये सब जो है अपने कर्मों से बनते हैं। तो इसलिए बाबा साहब ने हायर स्टडीज लेने के बाद में जब इस देश में फिर से आए तो उन्होंने एक सामाजिक क्रांति की। मैं आपसे वही जानना चाहता हूँ कि बाबा साहब के साथ जो उस समय तत्कालीन समाज व्यवस्था थी, तो बाबा साहब को जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो बाबा साहब ने बाद में सामाजिक परिवर्तन के लिए उनका क्या योगदान रहा है? बाबा साहब ने बहुत अच्छी तरह से न केवल स्टडी किया था इस देश की सामाजिक व्यवस्था या अव्यवस्था, विषमता को, उन्होंने अनुभव साक्षात किया अपने खुद के माध्यम से, कि उनके साथ में ही जो है कैसे भेदभाव किया जा रहा है, कैसे अस्पृश्यता का जो व्यवहार किया जाता था, अनटचेबिलिटी कितनी गहरी थी उस समय। तो बाबा साहब ने जो है जो अनुभव किया कि इस देश में जो असमानता है, विषमता है, कि मानव को मानव का अधिकार नहीं है, एक शूद्र व्यक्ति को गुलामी में रखा जाता है, हजारों सालों से गुलामी में रखा जाता है, और उसको लीगलाइज किया जाता है कि ये जो है शास्त्रों में लिखा हुआ है वर्ण आश्रम, और उसको जो है जानवर से भी बदतर जो है सलूक उसके साथ में किया जाता है। बाबा साहब का हृदय फट गया, उनको लगा कि नहीं, इससे तो मैं मुक्ति दिलवा के रहूंगा। बाबा साहब ने इस देश के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन उनके दिलो दिमाग में ये बात भर गई थी कि सिवाय उनके इस देश में कोई भी उनको मुक्ति देने वाला नहीं है। न कि इवन महात्मा गांधी जो प्रोजेक्ट करते थे, खुद को प्रिटेंड करते थे कि मैं उनका जो है एक मुक्तिदाता हूँ, हरिजनों का जो है मैं एक मुक्तिदाता हूँ, ऐसा प्रोजेक्ट करते थे, लेकिन ये सब पाखंड था। बाबा साहब ने रियलाइज किया कि नहीं, इसलिए उनकी एक पुस्तक थी, व्हाट मिस्टर गांधी एंड कांग्रेस हैज डन टू द अनटचेबल्स। बाबा साहब ने कंक्लूजन निकाला कि दे हैव नॉट डन एनीथिंग, एनी होलसम थिंग फॉर द अनटचेबल्स। और इसलिए बाबा साहब ने एक पहला मिशन ये लिया कि मैं अपने बांधवों को यहां से मुक्त करके रहूंगा और इन्हें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय दिलवा के रहूंगा। और उस दौरान जो है, जब बाबा साहब ने अंग्रेजों के सामने, ब्रिटिश
लोगों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हमें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन मिलना चाहिए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट राजी हो गई। लेकिन महात्मा गांधी ये अनशन में चले गए, आमरण अनशन में चले गए कि नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। ये विरोधाभास नहीं था तो और क्या था। अगर उस समय महात्मा गांधी अनशन में नहीं जाते और स्वीकार कर लेते तो आज हमारे दलित बांधवों की अवस्था बहुत अच्छी होती, बहुत बेहतर रूप से जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लेवल पर आते थे। लेकिन इसके लिए बाधा कौन बने? महात्मा गांधी जी बने। बाबा साहब को दया आ गई, उनका जीवन दान बाबा साहब की वजह से मिला। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मैं ये दोष नहीं ले सकता कि कल चलकर गांधी जी को कुछ हो गया तो ब्लेम मुझ पर आएगा। तो बाबा साहब ने कॉम्प्रोमाइज किए, क्योंकि उनके भीतर करुणा आ गई, दया आ गई। और ये दया और करुणा इसलिए आई क्योंकि बाबा साहब भगवान बुद्ध के धर्म को अच्छी तरह से जानते थे, पढ़ चुके थे। इसलिए बाबा साहब उस दृष्टिकोण से महाकारुणिक थे कि उन्होंने जीवन दान दे दिया महात्मा गांधी जी को। बाबा साहब का राजनीतिक करियर कैसा रहा? राजनीतिक क्षेत्र में बाबा साहब का राजनीतिक क्षेत्र रहा, करियर जो रहा वो बहुत ही उल्लेखनीय रहा, बहुत लैंडमार्क रहा। वो इकोनॉमिक मिनिस्टर भी थे। उन्होंने हर क्षेत्र में, राजनीति के हर क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन दिया है। इस देश को जो टैलेंट चाहिए था राजनीति में भी, वो बाबा साहब के पास में था। बाबा साहब ने अपने प्रखर अध्ययन से, बहुत डीप स्टडी से इतने वो एनलाइटेंड हो गए इस देश के बारे में कि उन्होंने जो है बहुत कंट्रीब्यूशन किया, सोशली किया कंट्रीब्यूशन। जो सामाजिक अन्याय चलता था उसको कैसे दूर किए, वो पॉलिटिकल बहुत सारा कंट्रीब्यूशन बाबा साहब का इस पॉलिटिक्स में है, इस देश के हित में है। इसलिए बाबा साहब ने जो एक शब्द कहा था कि मैं प्रथम भारतीय हूं और अंत ही भारतीय हूं, इसका मतलब यह है कि उनका देश प्रेम था। जिन लोगों ने बाबा साहब पर एक उंगली उठाने की कोशिश की कि ये राष्ट्रवादी नहीं है या देश प्रेमी नहीं है, वो सब लोग जो है वो गलत लोग थे। बाबा साहब एक मात्र जो है, मुझे मेरे दृष्टिकोण से एक सच्चे भारतीय थे कि जिन्होंने भारत देश के उत्थान के लिए इतना ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया है कि जहां पर इतनी बुक्स जो है उन्होंने लिखी है। आप अगर राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ डॉक्टर बी आर आम्बेडकर देखेंगे तो आपको पॉलिटिक्स में भी जो है आपको बहुत सारा जो है आपको कंट्रीब्यूशन दिखेगा। और उससे भी ज्यादा सबसे कीमती काम बाबा साहब ने जो किया इस देश के लिए, वो एक बहुत बड़ा लिविंग ग्रंथ, डॉक्यूमेंट संविधान के रूप में दिया। संविधान जो है बाबा साहब की जो देन है इस देश को, वो अजर अमर है। इस देश को बाबा साहब का ऋणी रहना पड़ेगा सदैव, क्योंकि संविधान के तहत ही सब जो है चलता है। गवर्नेंस चलता है, लेजिस्लेचर चलता है, एग्जीक्यूटिव चलती है, जुडिशरी चलती है। हर व्यक्ति का जो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो संविधान से ही चलता है। तो बाबा साहब ने इस देश को जो संविधान दिया है, और संविधान में जो प्रिम्बल दिया है, वो प्रिम्बल इतना कीमती है कि जहां उन्होंने लिखा हुआ है कि जस्टिस, न्याय, हजारों सालों से जो अन्याय चल रहा था, गुलामगिरी चल रही थी, शोषण चल रहा था, वर्ण आश्रम चल रहे थे, हजारों सालों की गुलामगिरी जो है ये संविधान ने दूर करने की कोशिश की। कि जस्टिस, किस तरह का जस्टिस मिलना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल और ह्यूमन राइट्स। हर मनुष्य, बाबा साहब के दृष्टिकोण से हर मनुष्य जो इस जीवन में आया, कुदरत कभी भेदभाव नहीं करती। प्रकाश देगी, हवा देगी, जीवन देगी, प्रकाश। कुदरत भेदभाव नहीं करती, ये मनुष्य भेदभाव करता है। ये मनुष्य की उपज है। इस मनुष्य को किसने बताया, किस भगवान ने बताया कि ये ब्राह्मण है और ये वैश्य है और ये शूद्र है और ये क्षत्रिय है? ये डिस्क्रिमिनेशन गलत है। मानव मानव है। पहले जब मनुष्य इस धरती पर पैदा होता है तो वो हाड़ मांस का पुतला होता है, फिर लेबल्स लगते हैं जाति के, धर्म के, समाज के। ये गलत है। तो बाबा साहब ने ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत काम किया है। अपने दलित बांधवों का तो उद्धार किया ही किया है, उनकी मुक्ति तो दिलवाई है। कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन दिलवाए है। रिजर्वेशन नहीं होता
तो इस देश के जो रिजर्व क्लास पीपल थे उनका कभी भी इतना कल्याण नहीं होता। आज जो अवस्था हम देख रहे हैं, स्थिति देख रहे हैं, जो थोड़ा बहुत भी 1950 से अभी तक 2016 तक जो थोड़ा भी अगर प्रोग्रेस दिखा है, थोड़ी भी आशा की किरण दिखी है, तो ये बाबा साहब ने आर्टिकल 341, 342 में शेड्यूल ट्राइब ओबीसी 340 इसमें रिजर्वेशन दिया है। और ये 50% रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ तुम्हारा पॉपुलेशन कितना है। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में क्लियर कट लिखा हुआ है। जो लोग ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिव्यू करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करेंगे, वो कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक फीचर है कि जहां जितना पॉपुलेशन है इस देश में, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का, ओबीसी का, उतने प्रोपोर्शन में जो है वो रिजर्वेशन रहेगा। वो फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4, जब आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 बाबा साहब ने दिया हुआ है तो इसमें किसी को डरने की कोई बात ही नहीं है कि कल चलकर रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। जो स्टेटमेंट्स आते हैं, आरएसएस से स्टेटमेंट आएगा कि ये सिर्फ जो है लिमिटेड लोगों के लिए करो, तो ये करो, तो वो करो, कि दुनिया भर के जो चल रहे आंदोलन चलते हैं, ये सब बकवास है, रबिश है। अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं, बाबा साहब की दूरदृष्टि इतनी बड़ी थी कि उन्होंने देखा कि जब हजारों सालों से मेरे बांधव जो गुलामगिरी में रहे, शोषण में रहे, उसका कंपेंसेशन कौन करेगा। कितने जनरेशन जो है गुलामगिरी में जिए, आर्थिक क्राइसिस में रहे, 2 वक्त की रोटी जो है उनको नसीब नहीं, पशु जैसे जो है जीवन जिए। तो इनको अगर मुक्त करना है तो कोई ये 1 साल में नहीं होगा, 10 साल में नहीं होगा, 100 साल में नहीं होगा। जब 1000 साल आपने लिए हैं तो कुछ साल तो हमको दीजिए। तो ये बाबा साहब ने बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी कॉन्स्टिट्यूशन में कि रिजर्वेशन जो है वो चलता रहे जब तक कि ये मेन स्ट्रीम में नहीं आ जाते, जब तक कि ये अपना टैलेंट, ये साइंटिफिक टेम्पर, ये अपना जीनियस, अपनी ब्रिलियंसी, अपना मेरिट शो नहीं करते। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बाबा साहब का है। और इस कंट्रीब्यूशन के मद्देनजर में रखते हुए ये जो 125th बर्थ एनिवर्सरी जो हो रही है, ये बहुत बहुत रिवोल्यूशनरी है। इसलिए रिवोल्यूशनरी है कि इसको न केवल दलित बांधव या रिजर्व कैटेगरी के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सेलिब्रेट कर रही है। 2 दिवसीय स्पेशल सेशन बाबा साहब के लाइफ मिशन फिलॉसफी वर्क इस पर हाईलाइट किए गए हैं और देश भर में ये सेलिब्रेट हो रहा है 125th बाबा साहब का जो बर्थ एनिवर्सरी है। तो ये बहुत ही कृतज्ञता का विषय है। जैसे कि बाबा साहब ने हमारे देश, इस देश को सबसे बड़ा जो संविधान दिया है, तो बाबा साहब का किताबों से भी बहुत बड़ा लगाव रहा है। बाबा साहब ने कौन से किताबें मतलब प्रकाशित की है? बाबा साहब ने तो बहुत सारे पुस्तकें प्रकाशित की है। आपको इसके बारे में एकदम डिटेल में न जाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बाबा साहब का वॉल्यूम, जितने भी उनके जो राइटिंग्स और स्पीचेस जो है, उनके वॉल्यूम्स है, वो प्रकाशित किए हुए हैं और वहां पर आपको इसकी बहुत डिटेल जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट जो बुक्स मुझे सबसे ज्यादा दिखाई दी वो ये है कि जो व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैज डन टू द अनटचेबल्स, रिडल्स इन हिंदुइज्म और ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये एक ऐसे जो है विषय है कि जहां बाबा साहब ने इस देश की रियल विषमता जो है सामने रखी है सबके सामने, इसकी स्थिति क्या है और ये स्थिति जो है इसको बदलनी होगी। क्योंकि अगर ऐसा ही रहा, मैं सिर्फ बाबा साहब को बोलूंगा, जैसा कि बाबा साहब ने अपने लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल किया हुआ है, तो अभी 14 अप्रैल को बाबा साहब की 125वीं जयंती है, तो आपको क्या लगता है कि हमने किस तरह से उनकी जयंती मनानी चाहिए? देखिए, ये तो बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि हमारी जो सोच है सेलिब्रेशन की वो बहुत सरफेशियल होती है कि थोड़ा डांस कर ले, तो थोड़ा गीत गा ले, तो थोड़ा सा जो है कल्चरल प्रोग्राम्स अरेंज कर ले, कि थोड़ी सी 2 बातें लेक्चर के रूप में, डिस्कशन के रूप में कर ले, ये सेमिनार ले ले, वो कन्वेंशन ले ले, ये वर्कशॉप ले ले।
ये सब जो है डिबेट्स वगैरह, ये सब सरफेशियल बातें हैं, ये रियल वर्क नहीं है, ये शब्दों का जाल है, शब्दों का खेल है। बाबा साहब को सही माने में अगर आपको कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड व्यक्त अगर करना है, तो बाबा साहब ने जो सपना देखा था, जो अपने जीवन से, संघर्ष से जो यहां तक यात्रा की, और आगे जो है उनका जो अधूरा सपना जो है उसे पूरा करने के लिए ही जो है स्मरण करना चाहिए, वही श्रद्धा होगी। और वो भी रियल कर्मों के रूप में, प्रैक्टिकल, कि आप जो है किस प्रकार से बाबा साहब को समझे हो, जिए हो, पढ़े हो। तो जब तक के जो है आप सामाजिक क्रांति लाएंगे नहीं जो बाबा साहब ने लाए, अभी भी बहुत सारी बातें जो है वो अन्यायपूर्वक हो रही है, सूक्ष्म लेवल पर भी हो रही है, स्थूल लेवल पर भी हो रही है। तो जब तक कि आप बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए योगदान नहीं करते, कंट्रीब्यूशन नहीं करते, प्रैक्टिकली, शब्दों से नहीं, डीड्स, ऑन द बेसिस ऑफ योर डीड्स, ऑन द बेसिस ऑफ योर कर्मा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्ड्स, तब तक के बाबा साहब को रियल कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड अभिव्यक्त नहीं हो सकता। तो मैं कहता हूं के लिए आपने जो आपका कीमती महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं भी जो है आपका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, विशेष रूप से 121 स्कूप यूट्यूब, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मेरे दो शब्दों को, दो विचारों को अभिव्यक्त करने की एक संधि दी। इसके लिए मैं बहुत ही जो है शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहूंगा कि जब भी इस तरह से अगर आप मुझे आमंत्रित करेंगे तो मैं सहृदय आपका वेलकम करूंगा और अपने विचार जो है व्यक्त करने की कोशिश करूंगा। मुझे अंत में ये कहना है कि बाबा साहब के हम सुपुत्र हैं, क्योंकि एक तो फिजिकल जीवन होता है जो अपने माँ बाप देते हैं, लेकिन इन्होंने जो है एक सामाजिक जीवन दिया है, और सामाजिक जीवन जो दिया हुआ है उसी का हम लाभ ले रहे हैं, उसी का हम फायदा ले रहे हैं। आज जो स्थिति जो दिख रही है तो ये बाबा साहब की देन है, हम उनके ऋणी हैं। तो उनका थोड़ा सा ऋण भी जो है हम अगर चुका सके तो हमारी बहुत बड़ी जो है बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता हो जाएगी, बहुत श्रद्धा हो जाएगी। थैंक यू। आज हम एडवोकेट शैलेश नारनवरे जी से जो बात की, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन के बारे में जो उन्होंने एक प्रकाश डाला है, ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण था। 121 स्कूप में उन्होंने जो महत्वपूर्ण अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। फिर हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।